चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। कल बलबन कंप्लीट हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे। अलाउद्दीन के प्रशासनिक काम, है ना? हाँ, बुरा कैसे कह सकता है? तो अपनी बेइज्जती से बचने के लिए नौकरी जरूरी हो गई है, ठीक है? ये कंपलसरी है। अब ये नहीं कि मनमर्जी है, अब कंपलसरी है। नहीं कमाओगे तो तुम देखना 5 साल बाद तुम्हें अपनी लाइफ पे लगेगा लानत है ऐसी जिंदगी पे जिसमें तुम कमा भी ना पाओ। करोगे क्या तुम बिजनेस करना को मजाक नहीं है। कई बार मैं देखती हूँ लोग कहते हैं बिजनेस कर लो। भैया बिजनेस उनकी औकात होती है जिनके पिताजी कम से कम 8-10 करोड़ के स्वामी हो। तुम्हारे और मेरे घर में 8-10 करोड़ रुपए को 10 लाख होना भी बड़ी बात है। 10 लाख जिनके घर में है ना, वो ठीक ठाक से पोजीशन में है। 10 लाख हर किसी के घर में है थोड़ी। कहाँ है 10 लाख रुपए कैश की मेरे पास पड़े हैं? होते नहीं है। हमारे खुद के घर में जब हम लोग स्टार्टिंग में देखें तो लाख रुपए होना बड़ी बात थी, आज से लगभग 30 साल 35 साल पहले। और अभी भी मुझे याद है जब मेरी बेटी बहुत क्रिटिकल बीमार थी तब 5-7 लाख रुपए होना बड़ी बात थी। और 5-7 लाख मतलब कि आप अच्छे घर से हैं। आज भी 10 लाख रुपए हर किसी के घर में नहीं है। नौकरी पेशा के भी 10 लाख रुपए जुड़ना बड़ी मुश्किल होता है। वो तो सरकार कुछ पैसे कटवाती जबरदस्ती है और सरकार कुछ ऐड करती है, इसलिए नौकरी पेशाओं को रिटायरमेंट पे 20-30 लाख रुपए मिल जाते हैं, नहीं तो इतने जुड़ नहीं पाते। और खेती तुम सबके घरों में कोई ना कोई करता होगा। खेती करने वाला चाहे कितना ही बड़ा जमींदार हो, पैसे बच के भी वो यूज नहीं कर पाता, क्योंकि अगले साल की खेती का क्या भरोसा। तो अपनी लाइफ को अगर तुम्हें ढंग से चलाना है ना, तो नौकरी इकलौता रास्ता है। बिजनेस करना हर किसी के बस का नहीं है, और बिजनेस चलो को तुम्हारा शुरू करवा भी देगा। मान लो गिरते पड़ते पेरेंट्स ने किसी तरह कुछ भी बेच बाच के बिजनेस शुरू करवाया, तो क्या गारंटी है कि बिजनेस चल जाएगा? दुनिया दुकानें बंद भी तो करती घूमती है। तो सबसे आसान है अपने ऊपर मेहनत कर लो। पिताजी का ज्यादा पैसा नहीं लगता, इसमें पैसा कम है और मेहनत बहुत ज्यादा। अब ठीक है सरकार थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है हरियाणा में नौकरियों में, ये जो परसेंटाइल और ये सब है, लेकिन देखो ये भी न्यूज में है। अगर सरकार ने कल परसों में देख रही थी, भोपाल खत्री जी कह रहे थे किसी के पास इससे अच्छा फॉर्मूला हो तो बताए। तो इससे बढ़िया फॉर्मूला परिमल सर ने बहुत अच्छा बताया था, जो थोड़ा सा दिमाग यूज करे तो बेस्ट तरीका हो सकता है। ये इससे बढ़िया फॉर्मूला हो नहीं सकता। अगर तुम कहते हो कि हम शिफ्टों में जी करवाएंगे, हम एक शिफ्ट में नहीं करवा सकते, तो कितना अच्छा तरीका है कि जितनी टोटल वैकेंसी है उतने हर शिफ्ट के बच्चे ले लो। अगर 5000 वैकेंसी है तो जितनी शिफ्ट है उतने 5-5 हजार हर शिफ्ट के। पेपर टफ आया तो भी 5,000 उठा लो, आसान आया तब भी। भाई टफ है तो सबके लिए टफ था ना, 5,000 में तुम्हें आना चाहिए। अगर तुम 5,000 में नहीं आते तो तुम्हारी कमी है। हर सेट के 5-5 हजार बच्चे ले लिए। अगर मान लो 6 शिफ्ट हैं तो ये कुल मिलाकर 5-5 हजार कितने हो गए? 30,000। 30,000 का पेपर एक दिन में एक सेंटर के आसपास हो सकता है, एक शहर में। एक शहर के स्कूलों में 30,000 बच्चे बड़ी बात नहीं होती। ये कह ही नहीं सकते कि हमारे साथ गलत हुआ। क्यों? क्योंकि इन सबका पेपर एक सेट में आएगा, एक लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तुम यहां बेशक टफ बना लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां तुमने उतने बच्चे उठाए हैं जितने की वैकेंसी है। तो कोई ये दलील दे कि जो मेरा पेपर टफ था, तो टफ में से भी तो 5,000 लिए ना, तो उन 5,000 में क्यों नहीं आया? या आसान था तो 5,000 में क्यों नहीं आया? यहाँ कोई चिक नहीं कर सकता। जैसे ये फॉर्मूला ऐसा है जिसपे कोई ब्लेम नहीं लगा सकता। जो सरकार अब फॉर्मूला यूज कर रही है ना, ये ना तो समझ में आने वाला है और ना ही इससे मन में शांति होगी कि ये सरकार ने ठीक किया। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है जो अनपढ़ की भी समझ में आ जाएगा कि जितनी वैकेंसी है हर एक शिफ्ट में से उतने बच्चे उठा लो टॉप के। पेपर टफ था, मिडिल था, बहुत आसान था, क्या फर्क पड़ा? हमने 5-5 लेके सबको 8 दिन पेपर हो, 10 दिन पेपर हो, इकट्ठे 1 लाख से ज्यादा बच्चे हो ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। तुम उन सबका एक सिंगल सेट बनाओ, सेम क्वेश्चन रखो और इसके टॉपर्स को तुम नौकरी दे दो। फिर कोई चिक नहीं करेगा, ना किसी को ये होगा कि चीटिंग हो रही है। अब जो सरकार का फॉर्मूला है ना, इसमें तो सबको लग रहा है कि पता नहीं क्या गोलमाल अंदर ही अंदर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम गड़बड़ नहीं कर रहे, लेकिन मन में ये शांति तब आएगी जब इस तरह का कोई सोल्यूशन हो। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सोल्यूशन बता दिया गया लेकिन उनके कानों तक पहुंचा नहीं पहुंचा, ये बड़ी चीज है। ये इजीएस्ट तरीका है और अपने मन में आपको लगेगा कि यार अगर मैं 5,000 आसान में नहीं आया तो ये मेरी कमी है, अगर टफ था तो भी मैं 5,000 में अगर नहीं हूं तो मेरी कमी है। मुझे अपने आप को इस काबिल बनाना है कि मैं टॉप के 5,000 में कैसा ही पेपर हो आ जाऊं। और फिर उन सबका एक कॉमन पेपर है। अब इसमें आसान और टफ का कोई पंगा ही नहीं है, क्योंकि सबका एक दिन एक पेपर हुआ है। तो इससे बढ़िया क्या फॉर्मूला होगा? पर सरकार उसको सुनेगी तब ना। वो तो अपने स्टैटिस्टिकल डाटा उठा के पता नहीं कैसे क्या कर रही है। सबको लग रहा है मेरे साथ गलत हुआ, तो अगर सबको ऐसा लग रहा है ना, तो फिर सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसा कैसे ना लगे। ये बेस्ट तरीका है, पर देखो उनके कानों तक कब ये तरीका पहुंचेगा। चलो हम लोग अपना पढ़ सकते हैं या थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। अब कोशिश करने की जितनी हो सकती है उतनी की जा रही है, पर उसमें भी अब तुम नौकरियों के पेपर तुम्हारे सिर पे से निकल जाएंगे तो बेवकूफ़ी होगी। इन पे भी पूरा ध्यान रखना। और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। एक नॉर्मल एवरेज परिवार के बच्चे को सिर्फ और सिर्फ नौकरी ही जिंदगी को आगे बढ़ाती है, बाकी दूसरा कोई तरीका नहीं है। कल हम लोगों ने लास्ट लगभग पहुंच गए थे बड़े से आदमी के बारे में पढ़ते पढ़ते, अलाउद्दीन खिलजी। इस आदमी के प्रशासन को बेस्ट क्यों मानते हैं? क्योंकि इसने उस टाइम पे रिफॉर्म्स किए थे। किस किस चीज में? सेना में, बाजार पर। बाजार में क्या किया था? नियंत्रण।
और इसने बाजार के भी ना प्रकार बना दिए थे, 4 प्रकार के बाजार थे, और बाजार को मैनेज करने वाले भी आदमी बना दिए। बाजार में चीटिंग हो तो भी पकड़ लेगा, हर चीज के मार्केट अलग, दासों का मार्केट अलग है, चीजों का मार्केट अलग है। जैसे शहनाई मंडी बना दिया कि भाई जो मंडी पे नजर रखेगा, शहनाई मंडी। ऐसे ही इसने सेना में स्थायी सेना बनाई, घोड़ों को दगवाने की, भाई दाग दो घोड़े को, सरकार का घोड़ा पता चले, सैनिकों के हुलिये लिखना, और सेना के लोगों को नगद वेतन देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इसने सैलरी सबको कैश दी ताकि कैश को वो यूज कर पाए। इससे पिछले वाले जमीन बांटते थे, याद है, एकता में, भाई ये जमीन तेरी, जमीन बेच के कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, पैसा इस्तेमाल कर सकता है, तो इसकी सेना को खर्च करने के लिए पैसा देता था। इसने एक बड़ी सेना बनाई, स्थायी सेना, और इतनी बड़ी सेना को अगर ये नगद देगा, इसका मतलब इसका बहुत सारा खजाना खाली भी होगा। इस खजाने को भरने के लिए इसने कहा कि भाई मुझे टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो मेरा खजाना भरेगा, और जब खजाना भरेगा तभी मैं स्थायी सेना को सैलरी दे पाऊंगा। अगर चीजें बहुत महंगी होंगी तो सैलरी मोटी देनी पड़ेगी। इसलिए इसने कहा बाजार पे नियंत्रण रखो ताकि चीजों की कीमतें लिमिट में रहें, और अगर कीमतें लिमिट में होंगी तो थोड़े पैसों में भी काम चल जाएगा। जैसे आज अगर देखें, पेट्रोल लगभग 100 रुपए के हेरफेर में है, कभी 95 कभी 99, मतलब 100 एक एवरेज मान लें। अब कोई भी इंसान अगर 100 रुपए लीटर का पेट्रोल में चलेगा तो 10,000 की सैलरी में तो उसका घर नहीं चलना। उसकी सैलरी मिनिमम से मिनिमम आज जिंदा रहने के लिए भी ना 30,000 से कम की सैलरी में घर, ये बहुत गरीबों की तरह रहना पड़ता है। अगर ये रेंट पे रहता हो और इसके 1-2 बच्चे हों जिनकी फीस भी जाती हो, तो आप ये मानो 30,000 में बहुत सोच के बिल्कुल ही कंपलसरी खर्चा करेगा। ये एक अच्छा नॉर्मल जीवन जीने के लिए ना आज 50,000 प्लस चाहिए, क्योंकि आप चीजें महंगाई देखो ना, अगर आप बाइक पे या गाड़ी में चलते हो तो कम से कम कई हजार का तो आपका बाइक या गाड़ी पेट्रोल खा जाती है, तो बहुत ज्यादा खर्चा चाहिए। अब इतने रुपए ये नहीं दे सकता क्योंकि इसकी सेना का साइज बहुत बड़ा है, तो इसने कहा भाई मैं पैसे नहीं ज्यादा दूंगा, मैं कीमतों को नियंत्रित कर दूंगा। इसके लिए इसने क्या बनवा दिया, शहनाई मंडी। एक इसने अपने यहाँ बाजार के ऊपर बहुत काम किया और बाजार की क्लासिफिकेशन कर दिया, 4 तरह के अलग अलग बाजार बना दिए, और शहनाई मंडी को कहा भाई तू मंडी का ध्यान रखेगा। ऐसे इसने कई चीजें कर दी। इसने अपनी सेना के लिए बहुत काम किया और सेना के साथ साथ जनता के लिए भी काम किया, जिसके लिए इसको टैक्स बढ़ाना पड़ा। और जो 4 तरह के कर थे ना, कौन कौन से थे वो, सबसे पहले जजिया, फिर जकात, फिर खुम्स, और फिर खराज। इसको कहीं कहीं खम्स भी लिखा है, ये खिराज भी लिखा है, वो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे मान के चलो कर देते हैं। जजिया आप सबने सुना है, MBQ ने पहली बार इंडिया में सिंध में लगाया था। जजिया लगता था गैर मुसलमान, अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपको जजिया देना है। बेसिकली हिंदू क्रिश्चियन टाइप के जो लोग थे ना यहाँ, जो उस टाइम जितने भी लोग मिले होंगे उन सब पे लगा दिया। मैं जो उस टाइम पे लोग थे ज्यादातर तो हिंदू, जैन और बौद्ध टाइप के थे, क्रिश्चियन विश्चियन तो बाद में जाके जब 1498 के बाद आएंगे तब की बात है। इन गैर मुसलमानों में अगर कोई पागल है, कोई मान लीजिए जिसका दिमाग नहीं है, या कोई अपाहिज है, अपंग है, या कोई महिला है, या कोई बच्चा है, इनको नहीं देना टैक्स, बाकी सबको टैक्स देना है। जो ठीक ठाक आदमी है ना उसको टैक्स देना ही देना है। ये था जजिया टैक्स, हर किसी से लिया जाता था। जकात था, मुसलमानों को देना है, और जितना टोटल आपकी प्रॉपर्टी है ना, इसके 2.5% को आपको कर के रूप में देना है। अभी भी प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, वेल्थ टैक्स लगता है। आप शहर में जितना एरिया कवर करके बैठे ना, उसके बदले आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। आज भी दे रहा है हर आदमी प्रॉपर्टी टैक्स। तो उस टाइम पर भी मुसलमानों के ऊपर जो टैक्स लगता था उसका नाम क्या था, और जो गैर मुसलमानों पे था जजिया। खुम्स था लूट का धन। जैसे राजपाट में हमने पढ़ा था, वारंगल अभियान हुआ था, काकतीय वंश का पढ़ा था ना कल साउथ में, तो वहां से धन लूट के लाते थे। प्रताप रुद्रदेव ने नहीं सोने की मूर्ति दी, उस लूट के धन का पहले 80% हिस्सा सेना बांट लेती थी। भाई हम जीत के आए हैं, हमें मिलना चाहिए। अगर 1 करोड़ का रुपया लूट के लाए तो 80 लाख सैनिक अमीर बनते थे, फिर वो क्यों नौकरी करेंगे। और 20% देते थे राजा को, जो राजा की राजकोष में जाएगा। इसने उल्टा कर दिया, इसने कहा तुम बेशक लूट के लाते हो लेकिन लूटते तो राजा के दम पे हो ना, राजा के नाम पे, इसलिए इसको उल्टा कर दो, और अब के बाद तुम 20% रखोगे और राजकोष में 80%, तो राजकोष बढ़ता जाएगा। तो राजकोष बढ़ेगा तभी तो सैलरी देगा नगद, वरना कहां से देगा। तो इसने कुछ चीजों में बहुत बढ़िया डिसीजन लिया, लूट के धन में राजा का हिस्सा बढ़ा दिया, और किसका घटा दिया। तो अब सेना वाले लोगों के लिए काम करना कंपलसरी है, नहीं तो 80% धन लेके सोचे यार मिल गए 2-4 लाख, मैं काम ही नहीं करता, तो सेना तो खत्म हो जाएगी। इसने सेना का हिस्सा घटाया, राजकोष का हिस्सा बढ़ाया। खराज हुआ करता था टोटल, जो ये प्रोडक्शन था ना, टोटल प्रोडक्शन, इसके ऊपर टैक्स था। ये किसी ने 33% लिया, किसी ने 50% भी लिया। ये प्रोडक्शन का मतलब है जितनी आपकी टोटल, मान लीजिए 10 एकड़ में आपका जितना गेहूं हुआ, जितना चावल हुआ, उसके हिसाब से लिया जाएगा। इस आदमी की एक अच्छी बात ये थी कि इसने जितना टोटल टैक्स लिया वो उत्पादन के हिसाब से लिया। भाई जितना तेरा प्रोडक्शन हुआ ना उसके हिसाब से तुझे टैक्स देना है, ऐसा नहीं कि जमीन पे इतना ही टैक्स लूंगा। प्रोडक्शन देखा और उसके हिसाब से तय किया कि तुझे इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 4 तरह के कर थे, और इस खास कर के लिए उसने दीवान
ने मुस्तक राज करके, मुस्त खराज, ये एक डिपार्टमेंट बना दिया था। तो दीवाने मुस्त खराज, खराज शब्द से बना हुआ है, और मुस्त खराज का काम था टैक्स से जुड़ा हुआ। ये टैक्स किस चीज पे था? टोटल प्रोडक्शन पे। जैसे ये गैर मुसलमानों पे था, ये मुसलमानों पे था, ये लूट के धन पे, ये प्रोडक्शन पे टैक्स था। और इससे खूब बड़ा, क्योंकि प्रोडक्शन ही मेन था इनका, तो इससे खूब सारा पैसा इकट्ठा होता था। ये अलाउद्दीन खिलजी वो है जो साउथ तक अभियान लेके गया था ना जलालुद्दीन के टाइम में। इसने अपनी प्रॉपर्टी को एरिया में नहीं बढ़ाया, एरिया तो दिल्ली सल्तनत का था, लेकिन इसने नीचे कौन सी नीति अपनाई थी? साम्राज्यवादी। यानी नीचे के एरिया से क्या आता था? टैक्स। लेकिन उनकी क्या नहीं करनी? सुरक्षा। और सुरक्षा नहीं करनी तो खर्चा नहीं करना, क्योंकि खर्चा सुरक्षा पे ही तो करना पड़ता है। अब इस पे सुरक्षा तो इनको जीरो खर्च करना है, बस वहां से पैसे बंध गए। तो इसलिए खूब पैसा मिला था कौन से राजा को? अलाउद्दीन खिलजी। तभी तो आप देखो 20 साल बढ़िया राज किया इसने, 1296 से 1316। लेकिन राज ऐसे ही नहीं होता, जब आप में लायकियत होती है ना तब आपका सितारा बुलंद होता है। मूर्ख आदमी ज्यादा लंबा कहाँ टिका? बलबन के बाद कितनी बड़ी प्रॉपर्टी लुटा दी ना, क्या खुसरो कैमूर 4 साल में सब खा गए। लेकिन देखो इसने चालाकी से, समझदारी से, सही टाइम पे सही डिसीजन लेके अपने कमजोर राजपाट, जबकि ये तो खिलजी, याद करो ये तो आदिवासी हैं, इनको जीने ना दें तुर्क सरदार। भाई इसके जो ताऊ थे या चाचा थे, उन्होंने कितना शांत नहीं रह के लोग अपने साथ, ये तो शांत भी नहीं है, ये काबिल था, इसलिए अपना काम चला गया। चलो जल्दी से पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने शायद प्रशासनिक तक पढ़ लिया था, पेज नंबर 19 पर थे हम। राजत्व पढ़ लिया था ना। कौन था जो सबके लिए बड़ी बड़ी बातें लिखता था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जानते हो अगले वंश में भी बैठा रहेगा और उनके लिए भी लिखेगा बहुत बढ़िया राजा, सबके लिए बढ़िया बढ़िया लिखता था। बढ़िया ना लिखता तो उसको रोटी कौन देता? किसके टाइम से था वो? बलबन के बेटे के टाइम से। और सोचो कितने लोग मर गए, लेकिन वो अगले वंश को भी देखेगा, तुगलक वंश को भी देखेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, प्रशासनिक सुधार। क्या इसने योग्यता के आधार पे पद दिए थे? इसने क्या कहा था? उलेमा साइड बैठेंगे, मैं धर्म को बीच में नहीं आने दूंगा। प्रशासनिक सुधार पे आ जाओ, सेकंड पॉइंट टिक करना, मुहत्सिब। अच्छा एक और बड़ी बात, जानते हो देश समाज कब प्रगति करता है? जब समाज में रहने वाले लोगों का आचरण अच्छा हो। आचरण और व्यवहार, इसके लिए कभी सम्राट अशोक ने भी काम किया। याद है उसने पिलर्स पे लिखवाया था कि ऐसा ऐसा व्यवहार करना, ये मत करना, ये गलत है, ये अच्छा। ऐसे ही महात्मा बुद्ध ने भी जन संदेश दिए, महावीर स्वामी ने। इसने भी, जो ये आदमी है, इसने कहा भाई मेरे समाज के लोगों का आचरण व्यवहार अच्छा होगा तभी तो समाज टिकेगा। अगर समाज में गंदगी है ना तो राजा फिर लंबा नहीं टिकता, क्योंकि जो घटिया समाज है वो तो राजा की भी इज्जत नहीं करेगा। इसने कहा इस लोगों के आचरण और व्यवहार के ऊपर नजर रखेगा, मुहत्सिब करके एक पोस्ट बना दी। भाई तू देखेगा समाज में गंदगी ना फैले, सबको बराबरी की इज्जत मिले, केयर मिले, सिक्योरिटी मिले। तो ये टिक कर लो, मुहत्सिब। जनसाधारण के आचार का रक्षक था। तो जो समझदार होते हैं ना वो अपने लोगों के व्यवहार पर भी नजर रखते हैं। आचार का रक्षक और देखभाल करने वाला। बाजारों पर भी नियंत्रण, नाप तौल का निरीक्षक था। तो हर चीज लाइन पे लगा दी थी इस आदमी ने, तभी ये टिक गया। नेक्स्ट पेज पर पहला पॉइंट टिक करना, अलाउद्दीन ने गुप्तचर पद्धति को पूर्णतया संगठित किया। याद करो इसने कहा था मेरे खिलाफ ये अमीर प्लानिंग करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, और इनको उसने शराब पीने से टोका और इसने इनको इकट्ठे बैठने से टोका। और इसने कहा गुप्तचर एक्टिव रहो, कहीं कोई गड़बड़ हो तुरंत मुझे बताओ। अब आज भी तो ऐसा ही है, सीआईडी सीबीआई सब यही तो करते हैं। ये टिक कर लो, पूर्णतया संगठित किया। इस विभाग का मुख्य अधिकारी बरीद ए मुमालिक था। अनेक बरीद थे, बरीद ना जगह जगह की, जैसे खबरी नहीं रखती पुलिस, ऐसा काम तब बरीद करते थे। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, अलाउद्दीन ने अनेक सूचनादाता नियुक्त किए जिन्हें मुनहियन या मुनही जो मुनहिन कहलाते थे। यानी बरीद जैसा ही मुनही था, मुनही जाके इन्फॉर्मेशन देता, भाई वहां 10 लोग इकट्ठे होकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर ये बात बताता था बरीद को और बरीद बताता था राजा को, जी एरिया में वहां विद्रोह हो सकता है, क्रांति हो सकती है। मैंने शायद कई बार आपको बताया, यहाँ पे ना हर जगह जहां भी थोड़ी सी भीड़ है, जैसे तुम यहाँ बड़ी संख्या में आते हो ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ रोज इस गली में 2-4 बार सीआईडी वाले अपने नॉर्मल कपड़ों में घूमते हो, जो तुम्हें और हमें पता भी ना चले, बहुत नॉर्मल बात है। जहां थोड़ी सी भीड़ होती है ना, वहां ये सीआईडी वाले अपने आदमियों को ड्यूटी लगा देते हैं। इनका कोई काम नहीं होता, बस ये वहां रोज एक चक्कर मारेंगे और थोड़ा सा नजर में रखेंगे, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होगी तो तुरंत ये ऊपर के महकमे को बता देंगे। तो ये जो सीआईडी है ना, ये हर टाइम जो आज एक्टिव है तब भी तो एक्टिव रहती थी। इनका नाम क्या रख रखा था तब? ये बरीद और मुनही। सैनिक सुधार पे आ जाओ। सैनिक सुधार में पहला टिक करना, किलों या दुर्गों में अनुभवी और विवेकशील सेना नायक नियुक्त किए गए जिन्हें कोतवाल कहा जाता था। इसका एक दोस्त भी तो था, वो दिल्ली का कोतवाल, जिसने कहा तू धर्म क्यों चलाएगा, तू क्यों अपने आप को बराबरी मान रहा है। क्या कहा था इसने? मैं द्वितीय सिकंदर हूं। उसने बड़ी समझदारी से इसको रोक लिया। तभी कहते हैं सलाहकार बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट अंडरलाइन करना, अलाउद्दीन ने सेना का केंद्रीयकरण किया। उसने स्थायी सेना के गठन हेतु सीधी भर्ती की और केंद्रीय कोषागार से सैनिकों को नकद वेतन, इसमें स्थायी सेना और नकद वेतन टिक कर लो। अब जब नकद वेतन देगा तो उसको पैसे ज्यादा चाहिए, तो ये टैक्सेस पे काम करेगा। कितने टैक्सेस पर? 4। कौन कौन से? जजिया, जकात, खुम्स, खराज।
ये खराज है जो प्रोडक्शन पे है। ये कहेगा 50% प्रोडक्शन मेरे पास ले आओ, गेहूं चावल, क्योंकि सेना रोटी तो इसी के घर खाती है, सेना इसके पास रहती है, तो ये प्रोडक्शन का हिस्सा लेगा। ये कहेगा लूट के धन में 80% हिस्सा मेरा, क्योंकि मुझे भैया वेतन देना है। जजिया जकात के अलावा ये 2 कर और चलाएगा, एक का नाम है घरई कर और एक का नाम है चरई कर। घरई कर उसके ऊपर जिसके पास घर है, और चरई उसके जिसके पशु दुधारू हैं। अब किसी के पशु दूध नहीं देते तो नहीं लेगा ये उससे कर, जिसके पशु दूध देते हैं ना उसको कर देना पड़ेगा, जिसको नाम क्या दे दिया, चरई कर। चरई लगता है चरने वाले हर जानवर पे, ऐसा नहीं था, दुधारू पशुओं पर था चरई कर। ये पढ़ो आगे, सैनिकों को नगद वेतन। आर्थिक सुधार पे आ जाओ, अगली हेडिंग पर पहला पॉइंट पढ़ लो। जियाउद्दीन बरनी की तारीख फिरोजशाही जो आगे जाके किताब लिखी गई के अनुसार, अंडरलाइन करना, एक विशाल सेना के रखरखाव को देखते हुए अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधार लागू किए। बड़ी सेना रखनी है तो आपको आर्थिक सुधार करने पड़ेंगे। अगले पॉइंट में सेकंड लाइन टिक करना, इब्न बतूता के रेहला, ये आदमी अभी नहीं है, ये आगे जाके आएगा, लेकिन ये लिखेगा पुरानी बातों को। जैसे पद्मावत की रचना जायसी ने 1500 में की, जबकि घटना है वो 1300 की, ऐसे ही रेहला नाम की किताब आगे जाके लिखी जाएगी, लेकिन जिक्र अलाउद्दीन का होगा। अगले पॉइंट में टिक करना, अमीर खुसरो, अभी अमीर खुसरो देख लो कब से बड़ाइयां लिख रहा है, अंडरलाइन कर लो। अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य आम प्रजा को राहत पहुंचाना था। ये हमेशा राजाओं की बड़ाई करता रहेगा, क्योंकि इसको भी तो बैठ के आराम से जीवन काटना है, तो ये कह रहा है ये जो इतना स्ट्रिक्ट है ये तुम्हें राहत देने के लिए स्ट्रिक्ट है। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ दो, उससे अगले की तीसरी लाइन टिक करना, बिस्वा, ये यूनिट थी मापने की, पैमाइश की मानक इकाई, जैसे अब करते हैं ना कि भाई किलोमीटर, मीटर, लीटर टाइप का, ऐसे बिस्वा। अगले पॉइंट में सेकंड लाइन टिक कर लो, बाजार में निश्चित कीमतों की स्थिरता, एमआरपी तय कर दिया हर चीज का, एमआरपी है ये उसके राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि। तो सबसे बेस्ट काम क्या किया इसने, हर चीज का एमआरपी, और क्या उस पर नजर रखने के लिए कोई मंडी का हेड बनाया था। अगले पॉइंट को देखना, अलाउद्दीन ने राशनिंग व्यवस्था भी लागू की। राशनिंग, पीडीएस जिसको बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आज तक तुम्हारी सरकार चला रही है ये। इसी में नेक्स्ट लाइन पीछे टिक करना, शासकीय अन्न भंडार बनाए। मैंने क्या कहा, लोगों के प्रोडक्शन में से हिस्सा लेता था, और क्या बना लिया इसने, अन्न भंडार। भाई राजा की सेना भी तो रोटी खाएगी। नेक्स्ट पॉइंट टिक करो, अलाउद्दीन ने शहना, शहनाए मंडी, हेड था ये मंडी का, मंडी 4 तरह की थी, ये टिक कर लो शहना, ये बाजार का केयर टेकर था, सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट, बाजार का अधीक्षक। तो पूछेंगे बाजार के अधीक्षण के लिए कौन सी पोस्ट क्रिएट की गई, शहना ए मंडी, जो मंडी पे नजर रखता था। नेक्स्ट टिक करना, सराय ए अदल, इसका शब्द का मतलब होता है न्याय का स्थान, पर बेसिकली ये मार्केट था जहां सूखे मेवे, कपड़े, जूते सब बिकता था, तो ये मार्केट का शब्द है। लेकिन अगर इसको तुम ढूंढोगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है न्याय का स्थान। ये टिक कर लो, सराय अदल, न्याय का स्थान, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, मतलब नहीं है यहाँ पे। निर्मित वस्तुओं और बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों, विदेशों से आने वाले माल का बाजार, टिक कर लो, जितना भी माल बिकता था उसका मार्केट का नाम था सराय अदल, जबकि सराय अदल का मतलब क्या होता है, न्याय, न्याय का स्थान। इसके बाद अगले लाइन को टिक करना, विशेष रूप से सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था। तो पूछ लेंगे सरकारी धन से चलने वाले बाजार का नाम क्या था, सराय अदल। सराय अदल का शाब्दिक मतलब होता है न्याय का स्थान। इसने कौन सा बड़ा अफसर बनाया हुआ, तू ध्यान रखेगा, शहनाए मंडी। इसने जगह जगह मुहत्सिब बना दिए थे, सबका आचरण पे ध्यान रखो, व्यवहार पे ध्यान रखो। इसके बाद अगले पेज पे आ जाओ, अलाउद्दीन पहला शासक था, इसको अंडरलाइन कर लो, तुर्की सुल्तानों में जिसने वित्तीय और राजस्व सुधारों में गहरी रुचि ली थी। इसने पैसे पे और टैक्स पे बहुत सोच समझ के काम किया, जबकि अनपढ़ था ये, तब भी इसने इतनी अच्छी प्लानिंग की। नेक्स्ट टिक करना, उसने सबसे पहले उन समस्त भूमि अनुदानों को वापस ले लिया जो अमीर वर्ग को फ्री में नहीं बांट रखी थी जमीनें, और ये अमीर शराब पीते और इसके खिलाफ प्लानिंग करते, तो इसने कहा वापस दो जमीन मेरी, और क्या बना दिया, खालसा, राज्य की जमीन। तो ये पढ़ लो, समस्त भूमि अनुदानों को वापस, इतना टिक करके आगे पढ़ लो, जो अमीर वर्ग को, शासकीय कर्मचारियों को, विद्वानों को, धर्मशास्त्रियों के पास राज्य की ओर से दी गई भेंट थी, गिफ्ट था ये। अनुदान या पुरस्कार, इनाम या वकफ, अभी भी सुना तुमने, वकफ बोर्ड की जमीनें होती हैं और वो कोई उन पे कुछ कर नहीं पाता। वकफ बोर्ड की जमीन पे आज तक लोग बैठे हैं, तुम देखो, वकफ बोर्ड मुस्लिम कम्युनिटी को जो जमीनें उस टाइम कभी भेंट दी गई थी सुल्तानों के टाइम, आज तक वो जमीनें तुम्हारे शहरों के बीच में करोड़ों की कीमत है उनकी, लेकिन वो वकफ बोर्ड की जमीन है ना, वहां रेजिडेंशियल कॉलोनी बनेगी और सिर्फ वकफ बोर्ड जैसा चाहेगा वैसा वहां चलेगा। तो आज 2022 में तुम एंट्री करने वाले हो, लेकिन सुल्तानों के काल की वकफ जमीनें आज तक एग्जिस्टेंस में है, इतने साल बीत गए। ये वकफ फ्री की जो जमीनें पुरस्कार दी जाती थी। इसके बाद 2 पॉइंट छोड़ दो, नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, अलाउद्दीन ने मूल्यों का निर्धारण मनमाने ढंग से न कर उत्पादन लागत के आधार पर किया। किसी चीज का रेट किससे डिसाइड किया इसने, कितना तुम्हारा प्रोडक्शन में आया। भाई तुम्हारी 10 रुपए की चीज है, 12 की बेच लो, 10 की चीज को 25 की नहीं बेचोगे, इसने एमआरपी बना दिया। नेक्स्ट टिक करना, कर प्रणाली, अलाउद्दीन ने उपज का 50%, पहले वाले कितना लेते थे 33%, इसने कितना किया 50%। क्यों करना पड़ा इसको इतना, क्योंकि सेना का पेट भरना है, उसको पैसे देने हैं। 50% बहुत बड़ा था ये। भूमि कर,
के रूप में निश्चित किया। तो भूमि कर 50%, खराज था ये, किस पे लगता था ये? टोटल प्रोडक्शन पे। ये पैसे भी लेता था और सामान भी, भाई गेहूं चावल तो वो दे जाओ, नहीं तो पैसा दो। नेक्स्ट चेक करना, अलाउद्दीन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। इसने अंदाजा लगाया या उसकी पैमाइश करवाई? पैमाइश करा के देखा 1 एकड़ में कितना निकलता है, इसका 50% तुम मुझे दोगे। पहले वाले क्या थे जी, यहाँ 100 बोरी होते, ठीक है 20 पकड़ा जाओ, 25 पकड़ा जाओ। इसने कहा नहीं, जितना प्रोडक्शन है उसका आधा तुम देके जाओ। इसने हर चीज को बहुत तरीके से लागू करवाया। ये इंपॉर्टेंट है, पहला मुस्लिम शासक जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। 2 पॉइंट छोड़ दो, अगला पॉइंट, राजस्व नकद भी लेता था ये और अनाज दोनों के रूप में, क्योंकि सेना को खाने के लिए चाहिए तो कहता था अनाज भी दे जाओ, टैक्स देना है किसी भी फॉर्म में। नेक्स्ट भी टिक कर लो, राजस्व के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने आवास कर लगाया घरई कर या घरी कर, और चराई कर लगाया कौन से पशुओं पर? दुधारू। ठीक है, नेक्स्ट टिक करना, जजिया किस पर था ये? गैर मुसलमान, बेसिकली हिंदुओं पर था। ये टिक कर लो, गैर मुसलमानों पर। स्त्रियों को अंडरलाइन करना, स्त्रियों को, बच्चों को, विक्षिप्त जो मेंटली रिटार्डेड है, पागल है, कोई इस तरह का, विकलांगों से नहीं लिया जाता था। खुम्स टिक कर लो, युद्ध में लूट का धन, राज्य को पहले 5वां हिस्सा मिलता था और 4/5 हिस्सा सैनिकों में बांट दिया जाता था। किंतु अलाउद्दीन और MBT ने, जो बहुत पढ़ा लिखा है आगे, ने खुम्स का 80% भाग राज्य के भाग के रूप में, या 4/5 भाग, पहले कितना था? 1/5, इसने कितना लिया? 4/5। नेक्स्ट टिक कर लो, जकात, ये सिर्फ किस पर था? मुसलमान, और टोटल उनकी संपत्ति का 2.5% का टैक्स था। टिक करना, केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, संपत्ति का 2.5%, 40वां भाग काट दो, वो दूसरी सेंस में था, 40वां को काट दो, 2.5% टिक कर लो। तो ये 2.5%, कौन सा कर? 50% था, खराज, जिसके लिए एक बड़ी डिपार्टमेंट बनाए गए, मुस्तक खराज, है ना। चलो नेक्स्ट पढ़ना, जकात हो गया। सैनिकों को नकद वेतन देने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान, तो किसने सैलरी रुपए पैसे में दी? खिलजी ने। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। अगला पॉइंट बहुत काम का, इंपॉर्टेंट लिख लो, अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सैनिकों के वेतन में कमी न कर वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना था। इसका टारगेट लोगों को दुखी करने का था या समाज को स्टेबल करने का? भाई हर चीज सिस्टम से चले, लोगों को दुखी नहीं करना इसको। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, अलाउद्दीन के समय में विशाल प्रदेशों को खालसा भूमि में चेंज कर दिया। खालसा भूमि किसकी थी? राज्य की। कौन से विशाल प्रदेश जो पहले गिफ्ट नहीं बांट रखे थे फ्री के, इसने कहा वापस दो सारे गिफ्ट, और ये कोई एक्स्ट्रा जमीन नहीं रखी, एक्स्ट्रा गिफ्ट मिली है वो सब किसकी है? देश की, और उसको नाम दे दिया खालसा भूमि। नेक्स्ट टिक करना, खालसा भू क्षेत्रों से लगान राज्य द्वारा वसूल किया जाने लगा। तो जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी अब इसका लगान किसको मिलने लग गया? राज्य को। अगले पॉइंट में पढ़ लो, अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीवान ए मुस्त खराज, कौन से टैक्स से जुड़ा है ये? खराज, जिसमें कितना परसेंट? 50% प्रोडक्शन का। ये टिक कर लो, दीवान ए मुस्त खराज नामक नया विभाग। तो इसने खराज पे ज्यादा टैक्स बढ़ाया, पहले टैक्स होता था 33%, इसने कितना कर दिया? 50%। अगले पेज पर आ जाओ, भूमि की पैमाइश करवाकर, इसने हर चीज को सिस्टम से किया जबकि ये अनपढ़ है। टिक करो, पैमाइश करवाकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल करने की व्यवस्था सबसे पहले इसने आरंभ की। तो किसने पैमाइश करवाई, उत्पादन देखा? अलाउद्दीन। ये इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो, कब से पढ़ रहे हैं इसका नाम, और अमीर हसन, इनको संरक्षण प्रदान किया। अलाउद्दीन द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा, आज भी कहाँ है ये? कुतुब मीनार के परिसर में है आज भी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवानी शुरू की थी, बल्कि उससे पहले। कब बननी शुरू हुई थी? 1199। पहले 1193 से और 98 तक मस्जिद बनाई थी कुव्वतुल इस्लाम, फिर कुतुब मीनार 99 से लेकर 1220 तक वहीं पर। इसके बाद टिक करना, तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है अलाई दरवाजा। इसके बाद इसका बेटा हुआ महानिकम्मा, नाम रखा था मुबारक शाह, लेकिन उसने कोई मुबारक नहीं फील कराया किसी को, और अपने आप बन के अपना राजा, और इतना पागल था, बोला मैं ही खलीफा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो लंबा नहीं टिका, ऐसा मूर्ख कितने दिन चलेगा? बाप ने कितना काम किया और ये महामूर्ख उसके काम को 3-3.5 साल में डुबो देगा। पहला पॉइंट देखो इसका, मुबारक शाह खिलजी अपने पिता अलाउद्दीन के कठोर आदेशों को रद्द कर दिया। पता है क्या होता है, जिसको जमना है ना, ये मान के चलो उसको थोड़ा सा कठोर बनना पड़ेगा। भाई घर में अगर पिता कठोर ना हो तो बच्चे बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। ये दिखावटी बात नहीं है, ये सच्ची बात है। जिनके पिता थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं ना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस, यानी पिता का थोड़ा सा डर हर बच्चे में जरूरी है। वो डर बच्चे को सही दिशा में मोड़ के रखता है। आजकल के बच्चे पिताजी से डरना बंद हो गए, देखो बच्चे बिगड़ने में तो ज्यादा लग गए। पहले हमारे टाइम में ना फादर की एंट्री का मतलब टीवी बंद और किताब को देखना, किताब को पढ़ना। हमारी इतनी हिम्मत थोड़ी थी कि पापा बैठे हम टीवी देख रहे हैं, और टीवी में उस टाइम तो कुछ बकवास आती भी नहीं थी, न्यूज़ और यही आता था, तब भी हम टीवी बंद कर देते थे। आजकल के बच्चे, भाई तुम कहोगे बेटा रिमोट देना, तो चलो हमारा नाटक चल रहा है इसमें, तो कुछ समझता ही नहीं है। अब ज़्यादा फ्रीडम मिल गई
अब आप ये कह के डरा नहीं सकते अगली पीढ़ी को कि तुम्हारे पापा से शिकायत करेंगे। माँ से फिर भी डरते हैं, लेकिन पिताजी से कोई नहीं डरता अब। इसीलिए बच्चे जो है ना, तुम्हारी पीढ़ी तो पुरानी पीढ़ी हो गई, तुम्हारी बात नहीं कर रही मैं। जो बच्चे पैदा होके 4-5 साल के हैं ना, इनको पिताजी से कोई डर नहीं। देखो, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिता का डर नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि पिताजी को देखते थर थर कांपना चाहिए, लेकिन पिता का इतना भय जरूर हो कि बच्चा गलत काम करने से पहले मन में सोचे कि अगर पापा को पता चल गया तो फिर क्या होगा। ये डर बहुत जरूरी है। जो ये अलाउद्दीन था ना, इसने वो डर बैठा दिया था। इसका बेवकूफ लड़का आया और बोला मेरे पिताजी का दिमाग चला हुआ था, ज्यादा कठोर थे, इसलिए मैं लीनियंट बनता हूँ और सारी संपत्ति को डुबो देगा ये मूर्ख आदमी। देखो जरा, कठोर आदेशों को रद्द कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित। ये अपने बाप को क्या समझे जब ये किसको नहीं मान रहा? खलीफा। ये कह रहा खलीफा, पर मैं ही खलीफा हूँ, तो ये क्या समझेगा? स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। ऐसा करने वाला सल्तनत का पहला शासक। सोचो, बलबन नहीं कर पाया ये काम, जो कि कितना समझदार था, 40 साल राज कर गया। इसके पिताजी अनपढ़ होते हुए इंटेलिजेंट थे, किसी ने नहीं कहा कि मैं खलीफा हूं, और ये क्या बोला कि मैं ही खलीफा हूं, मुझे ही मान लो खलीफा। इसके बाद खुसरव शाह पे आ जाओ। ये खुसरव शाह पता है क्या था? बड़ा चालाक हिंदू था ये। इसने देखा कि भैया हिंदुओं का समय गया, तो इसने तुरंत से अपने आप को क्या बना लिया? मुसलमान। और ये इंडियन मुसलमान है। अब तक जितने लोग राज कर रहे हैं वो तुर्की मुसलमान थे ना भाई, गैर तुर्की थे तो भी अफगानिस्तान साइड के थे, इंडियन राज नहीं कर रहा था। ये जो चौथा पढ़ रहे हो ना तुम, ये इंडियन मुसलमान है, पहला सल्तनत काल का, और ओरिजिनल में ये क्या है? हिंदू। तो इसको लोग कहेंगे ये तो भैया इस्लाम का शत्रु है, इस्लाम खतरे में है वाला नारा यहाँ आ जाएगा। ये टिक कर लो इसमें पहला पॉइंट। खुसरव शाह में इसका कोई सनी नहीं लिखा, बस 1320 लिख के छोड़ दिया, क्योंकि ये टिका ही नहीं। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था, यानी पहला गैर तुर्की, जो कि या कह लो इंडियन मुसलमान, जो कि राजा की कुर्सी पर बैठा, वो था खुसरव शाह। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछते भी नहीं है, सिर्फ पढ़ लो। इस्लाम का शत्रु कहा लोगों ने इसको, इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए, और जल्दी ही ये नारे फायदा दे गए तुर्कियों को। अब क्या होगा देखो बोर्ड पर, जब ये आदमी राज कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ एक एरिया का गवर्नर है, नाम है इसका गयासुद्दीन। गयासुद्दीन, ये इसी का नाम है गाजी बेग। एक्चुअली गाजी तो ये बाद में अपने आप को कहेगा, इसका असली नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। हाँ, अब तुम्हारा सुनने का काम है, शांति से सुन लो ताकि अगला पूरी पीढ़ी क्या करती है समझ में आ जाए। इस आदमी ने था, ये पाकिस्तान की तरफ उस टाइम गवर्नर है, जब वो चेंज धर्म नहीं करके ये हिंदू मुसलमान बन गया और ये राजा बन गया। तो मुबारक शाह के बाद कुछ ही महीने टिका, और इसने कहा भाई ये तो हमारे वंश से भी संबंधित नहीं है, ना ये तुर्की है, ना ये कोई इस तरह का आदिवासी जैसे हमारा खिलजी और ये सब थे, तो इसको हटाना चाहिए। इसने अपने नाम के आगे जोड़ लिया गाजी। ये पहला सुल्तान है। इससे पहले महमूद गजनवी ने अपने आप को गाजी कहा, लेकिन गजनवी आपके यहाँ का सुल्तान नहीं था, आपका सुल्तान बना था ऐबक, और उसने भी सुल्तान नहीं कहा था, इल्तुतमिश ने कहा था मैं सुल्तान हूँ। अब तक आपके देश में किसी भी सुल्तान ने ये उपाधि धारण नहीं की। इतिहास में सिर्फ 3 लोगों ने अपने नाम के आगे गाजी लगाया, जिनमें सबसे पहला नाम था महमूद गजनवी का, फिर दूसरा नाम है गयासुद्दीन का, और तीसरा नाम है बाबर। अभी बाबर की एंट्री नहीं हुई क्योंकि बाबर 1526 में आएगा, तो अभी हम उसको क्यों कहें? हम इसकी बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये आपके देश का क्या नहीं था? सुल्तान। तो अगर कहें पहला सुल्तान जिसने अपने आप को गाजी कहा, तो वो कौन है? और गाजी का मतलब होता है विधर्मियों का नाश करने वाला। तो ये देखो ना, इसका विधर्मी इसलिए कह रहा है क्योंकि इस टाइम जब ये आएगा तब आपके देश में हिंदू जो क्या बन गया? परिवर्तित होकर मुसलमान, और वो भी ओरिजिनल नहीं है क्योंकि ये तो तुर्की वाले लोग हैं। तो ये कह रहे हैं ये कहाँ से लोग आ गए हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये गाजी, इनका नाश करना है मुझे, और वहां से ये उत्तर पश्चिमी प्रांत से दिल्ली पे अटैक करता है, और ये जो लास्ट वाला है कमजोर सा राजा, इसको मरवा देता है, और इस तरह से यहाँ नया वंश शुरू हो जाता है जिसका नाम क्या है? तुगलक। कोई कम्युनिटी नहीं है, तुगलक इस आदमी का पर्सनल नाम था। इसके पिताजी ने इसका नाम रखा था गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन क्योंकि ये तुगलक के नाम से फेमस हुआ तो हम पढ़ते हैं तुगलक वंश है, जबकि तुगलक कोई सरनेम नहीं है। जैसे खिलजी सरनेम था, ये सरनेम नहीं है, आदमी का नाम है, पर सबके नाम में यही नाम जुड़ गया तो हमने सोच लिया वंश है ये। तुगलक वंश में 1320 में कौन आया है? ये गयासुद्दीन तुगलक। आदमी बहुत समझदार है। जब भी कोई पहली बार कोई चेंज करता है ना, पिछली कम्युनिटी को खत्म करता है, तो उसको बड़ा अच्छा बन के आना पड़ता है। जब मोदी जी 2014 में आए थे तो बड़े शांत बन के आए थे, क्योंकि पिछले की बुराई करके ही आगे आप आ सकते हैं। तो ये भी बड़ा शांत बनेगा और शांति से आपको संदेश देगा कि देखो मैं तो सबको बराबर मानता हूँ, तो उदार नीति अपनाएगा। याद है अलाउद्दीन के चाचा भी उदार बने थे, क्योंकि उसके पंजे तभी टिकने देंगे लोग जब वो सबके साथ अच्छा होगा। इसने कहा भैया देखो इस देश में ये हमारे धर्म का नाश करने वाला आ गया और मैं इसको खत्म करूंगा, उसको खत्म करके इसको अच्छा बनना पड़ेगा, और ये कहेगा मैं आप लोगों का भला चाहता हूं इसलिए मैं कृषि का विकास करूंगा। ये कृषि के विकास में क्या बनवाएगा? नहर।
अब तक किसी की आंखें खुली नहीं थी कि नहर बनवानी चाहिए। आपके देश में नहरें पहले भी थी, हड़प्पा काल में भी थी, लेकिन इन लोगों ने, जिन्होंने आपसे इतना टैक्स लिया, कोई 50% टैक्स ले रहा है, कोई नगद ले रहा है, कोई सामान ले रहा है, किसी ने नहर नहीं बनवाई। इस आदमी ने कहा कृषि के विकास के लिए क्या करना पड़ेगा, नहरें। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, इसने कहा डाक की जो प्रणाली है ना, मैं इसको बढ़िया बना दूंगा। 5 सालों में इसने कृषि पे, डाक पे और छोटी छोटी जरूरतों को ध्यान में रख के अपना काम किया। लोगों को इसने इंप्रेस कर लिया, तो लोगों ने कहा बड़ा अच्छा राजा है। अब इसका एक बहुत काबिल बेटा था जिसका नाम था जौना खां। जौना खां, जिसको हिस्ट्री में जूना खां भी कहते हैं। अब सोचो, बाप ने सबको शांत कर रखा है तो सब बेटे को भी अच्छा मानेंगे। इसने अपने राजपाट के दौरान 1320 में तो बना था ये, 1323 में अपने बेटे को कहा बेटा देख, सेना तो हमें बनी बनाई मिल गई। अलाउद्दीन की सेना तो ऐसे, राजा मरते हैं सेना नहीं मरती। तो इसने कहा हमारे पास एक बढ़िया बनी बनाई स्थायी सेना है और खूब सारी प्रॉपर्टी है जहां से टैक्स बांध रखा था पहले से, वो टैक्स अभी भी आ रहा है। तो इनको ना पैसे की चिंता ना सेना की चिंता। इसने अपने बेटे को कहा कि तू काबिल तो है ही भाई, नौजवान है, नया तू काम करना सीख रहा है, तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अलाउद्दीन तुम्हें याद है दक्षिण तक गया था, लेकिन वहां जाके टैक्स बांध के आया था, प्रॉपर्टी पे नहीं राज किया। इसने कहा तू दोबारा जा दक्षिण में, बड़ी सेना हमारे पास है ही, ले जा, पैसे की चिंता नहीं, और दक्षिण के राजाओं के ऊपर कंट्रोल जमा, क्योंकि अब तक तो सिर्फ टैक्स देते थे। तो ये जूना खां पढ़ा लिखा काबिल लड़का था। ये दिल्ली सल्तनत से उठ के, देखो हमने पढ़ा था यहाँ रामचंद्र और देवगिरी, और फिर याद है ये काकतीय वंश, वारंगल, प्रताप, रुद्रदेव, पढ़े थे ना ये हमने। अब वो राजा थोड़ी मरे हैं, ये ऊपर वाले तो राजा मर गए, नीचे वाले 8 साल में राजा नहीं मरे। तो ये जौना खां दिल्ली से उठ के और फिर वापस इस तरफ चल पड़ा, साउथ की तरफ, और यहाँ जाके इसने प्रताप रुद्रदेव को हराया, रामचंद्र देव को हराया, और इस पूरे एरिया में अपना ये कहा भाई तुम पहले टैक्स देते थे, अब तुम हमारे अधीन हो और अब हम राज करेंगे। अब तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की थी कि दक्षिण में जाके राज करे। ये पहला आदमी है जिसने दक्षिण में राजपाट शुरू किया। लेकिन नाम इसका नहीं लोगे, नाम किसका लोगे? हाँ, जैसे कोई तुमसे पूछे दक्षिण में पहला अभियान किसने चलाया, तो अलाउद्दीन ने। लेकिन किसके काल में चलाया? जलालुद्दीन, देवगिरी का अभियान था ना। लेकिन अगर पूछें कि किसने साम्राज्यवाद की नीति चलाई, तो अलाउद्दीन ने। ऐसे ही इसने अपने बेटे को भेजा और दक्षिण भारत पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो गया। पहले सिर्फ टैक्स था, कब्जा हो गया। तो जौना खां इंटेलिजेंट है, इस बात से क्लियर हो गया, क्योंकि इसने अपनी प्रॉपर्टी को कहां तक बढ़ा के अपना बना लिया, दक्षिण। यहाँ पे जो वारंगल का नाम बार बार आता है ना, वो तेलंगाना है, यानी आंध्र प्रदेश की पट्टी समझ लो। तो कहां दिल्ली सल्तनत, कहां आंध्र प्रदेश, ये पूरी प्रॉपर्टी इसने अपने कब्जे में कर ली। तो सोचो, प्रॉपर्टी इनके अधीन है, टैक्स तो आएगा ही आएगा, इनका एरिया भी तो बढ़ गया, अब इनके प्रांत बढ़ गए। और सबसे ज्यादा प्रांत, जब ये राजा बनेगा ना, तो 23 प्रांत होंगे इसके पास, इतने किसी के पास नहीं थे। अब ये जब वहां से जीत के आया तो इसको बड़ी खुशी हुई कि भाई मैं भी काबिल हूँ, इस बात से क्लियर हो गया मैं भी काबिल हूँ और अगला राजा मुझे ही बनना है। इसके पिताजी गए थे एक बार बंगाल, मिथिला, जो यूपी बिहार का इलाका है ना, यहाँ किसी अभियान पर, जैसे बाप बेटे दोनों जाते थे। अब इसके पिताजी जीत के वहां से वापस आ रहे थे, तो दिल्ली के बाहर एक बड़ा सा महल बनवाया गया। तुमने वो रामायण महाभारत में लाक्षागृह की कहानी सुनी है ना, वो लकड़ियों का महल था, वो आग लगी थी, उसमें गिर गया था, लाख का। हाँ, इसने लकड़ियों का महल बनवाया, और ये लकड़ियां इस तरीके से अरेंज करवाई कि सुबह तो महल था और रात में ये शमशान बन गया। मतलब सारी लकड़ियां रात में गिर गई, कोई ऐसा फट्टा कहीं फिट किया हुआ निकाला तो सारा धड़ाम। अब वो बेचारा यहाँ सोया हुआ था, इसका जो पिताजी थे यानी गयासुद्दीन तुगलक, इसमें आराम से सोए थे। कल सुबह उनकी दिल्ली में एंट्री थी और वो बड़ा खुशी से सबको रिसीव करना था, क्योंकि बंगाल की तरफ के नीचे लगते एरिया को जीत के आए थे। बंगाल इनके एरिया में बाद में निकल जाएगा, लेकिन तब इनके कब्जे में आ गया था। तो लकड़ियों के महल में के नीचे दब के गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। जब तुगलक मरा ना, उससे कुछ दिन पहले तक एक बहुत बड़ा आदमी था, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को दुनिया ने पैसा दिया था, जैसे ये बड़े बड़े बाबा और इस तरह के लोगों को दुनिया पैसा देती है, सोचो तब भी लोग पैसे देते थे दान में। तो इन्होंने दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की गर्मियां बड़ा भयानक होती थी और दिल्ली की जो नदी थी ना यमुना, इसका पानी सूख जाता था, तो दिल्ली में लोग प्यासे रहते, बड़ा दुखी होते थे। तो इसने कहा मेरे पास ढेर पैसा है, मैं अपने पैसे लगा के और दिल्ली में एक बावड़ी खुदवा दूं। बावड़ी पानी का गहरा कुआं जिसके चारों तरफ सीढ़ियां होती थी, तो लोग उन सीढ़ियों पे बैठ भी सकते हैं और वहां पे मान लो पानी भी भर सकते हैं, कई सुविधाएं थी। तो दिल्ली में बावड़ी बनाने का खर्चा कौन देने वाला था? लेकिन इसके पास कारीगर नहीं थे, कहां से वो खोदने वाले और इस तरह के लोग लाए? तो ये गया, उस टाइम पर नई नई बात है, और ये नया राजा बना था। इससे पहले वाला कौन था? वो गयासुद्दीन। तो गयासुद्दीन तुगलक जो राजा बनता था ना, उसकी एक बड़ी खराब आदत थी, पुराने राजा के महल में नहीं रहेगा, यानी आराम से जो बना हो उसमें रह लूं, अपना नया महल बनाएगा। कितने पैसे तो ऐसे खर्च करते थे। इसने कहा भाई मेरा भी महल होना चाहिए। और दिल्ली में तुगलकाबाद में आज भी एक किला खड़ा है,
ये किला किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। वो अलग बात है कि पूरा नहीं हुआ, ही मर गया था। बहुत बड़ा किला बनवाना स्टार्ट किया, और जब इसने किला बनवाना शुरू किया उसी टाइम पे इसका बेटा जौना खां वारंगल की तरफ चला गया और ये बंगाल की तरफ चला गया। तो कई कई महीनों लड़ाइयाँ होती थी। उस दौर में जब ये किले का काम अधूरा था, ये बावड़ी की जरूरत फील हुई निजामुद्दीन को, तो यहाँ लगे हुए मजदूरों को निजामुद्दीन ने बुलाया और कहा, तो बहुत बड़े गुरु थे ना, इन्होंने कहा तुम आके यहाँ बावड़ी बना दो। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपके कहने पे हम कर तो देंगे काम, पर जैसे ही गयासुद्दीन आएगा वो हमें मारेगा और गुस्से में आके हमें भाई फांसी पे लटकवा देगा, क्योंकि वो कह के गया है कि जब तक मैं आऊँ 24 घंटे काम हो रोज। तो इसने कहा कि चिंता ना करो भाई, पहले पानी जरूरी है, ये महल एक दिन में तो बनना नहीं, 1 महीने लेट हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, राजा के पास ऑलरेडी घर है भी। तो उसने बावड़ी बनवाने के चक्कर में वहां से आदमी हटवा के यहाँ लगा दिए काम पे। जब ये कुछ टाइम बीत गया, भाई महीने 6 महीने बीते, बावड़ी का काम कंप्लीशन पे आ गया, वहां उसकी लड़ाई पूरी हो गई और वो दिल्ली की तरफ चल पड़ा। तो खबर मिली कि भाई राजा तो दिल्ली आने वाला है। तो बावड़ी खोदने वाले मजदूरों ने कहा गुरुजी आपने हमें मरवा दिया, आते ही वो सबसे पहले अपने महल में देखेगा कितना काम हुआ और हमें पकड़ेगा, हमें मारेगा। तो उसने कहा चिंता ना करो, कहाँ पहुंच गया, बताया जी दिल्ली आने वाला है। तो बोला दिल्ली अभी दूर है, और उसकी जबान पे सरस्वती का वास था, वो दिल्ली पहुंचने से पहले ही मर गया, क्योंकि दिल्ली की सीमा पे ही वो किला गिरा था। 1325 में औलिया की ये कहावत आज तक बोलते हैं लोग कि नौकरी को तब तक पक्की मत समझो जब तक तुम जाके, लेटर के बाद भी नहीं, जिस दिन तुम्हारा वहां जाके डिपार्चर और अराइवल में साइन ना हो ना, तब तक कोई काम पक्का नहीं होता। पता नहीं कहाँ क्या कोई केस में लटक जाए। जिस दिन तुम्हारे सरकारी दफ्तर में जाके अराइवल, एक टाइम भरना होता है, साइन करने होते हैं, फिर एक डिपार्चर का कॉलम होता है, साइन करने होते हैं, जब तुम्हारे वो साइन हो जाए ना तो शांति की सांस लो कि अब मैं पक्का लग गया, अब मेरी नौकरी कंफर्म हो गई, क्योंकि उस दिन से तुम्हारी तनख्वाह बननी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद पेंडेमिक आया चाहे कुछ आए, तुम्हारी तनख्वाह आएगी, क्योंकि उसके बाद अब कंफर्म है। तो ये कहावत बन गई औलिया की, दिल्ली अभी दूर है, जिस दिन तक लास्ट काम ना हो ये मत समझो कि काम हो गया। औलिया की ये बात किसके लिए सच साबित हुई? और गयासुद्दीन तुगलक का बेटे ने ही अपने बाप को मरवा दिया। अब वो खुद बन गया राजा। क्या नाम था इसका? जौना खान। इसी को क्या कहते हैं? इसने कहा भाई मेरा नाम थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा ढंग का नाम होना चाहिए, तो इसका नाम रखा गया मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। यहां तक पढ़ने से पहले किताब पढ़ेंगे। चलो जल्दी से किताब उठाओ, आज का लास्ट पढ़ लो, बस ये लास्ट है आज का। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी क्लास लेट होती जाएंगी, मैं तो कल पढ़ा दूंगी। चलो मैं कल पढ़ा दूंगी, कोई नहीं।